हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। मैं आराध्या मिश्रा आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ बायो का, जिसमें है प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी कल वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। और हमारे सेल चैप्टर बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, इसके बहुत सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी में से एक पार्ट आज का रहेगा हमारा लेक्चर, तो उसे भी आप जरूर अटेंड करें, ध्यान से पढ़ें और हो सके जितना ज़्यादा दोस्तों के पास आप शेयर करेंगे उनको भी उतनी ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जय माता दी फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे आज प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, तो हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल कोशिका आवरण मिलता है तथा यह 3 स्तरीय संरचना का बना होता है। यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, क्या होती है, जो हमारी अधिकांश जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल कोशिका आवरण मिलता है। यानी कि एक कठोर कोशिका आवरण मिलेगा। जटिल मीन्स हार्ड, जटिल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हार्ड। ठीक है, हार्ड कोशिका आवरण मिलता है तो ये 3 स्तरीय संरचना होती है, यानी कि इसमें 3 स्तर पाए जाएंगे। ठीक है, ये कितने स्तरों से मिलकर बनेगी, ये 3 स्तरों से मिलकर बनेगी। अगर कोई हमसे पूछता है कि जो जीवाणु में एक जटिल कोशिका आवरण पाया जाता है वो कितने स्तरों से मिलकर बनता है, तो हम बोलेंगे कि उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो स्तर होगा उसे हम बोलेंगे बाह्य परत, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स की होती है। किसकी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, जो दूसरी परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है। तीसरी परत होती है कोशिका झिल्ली। अभी जब हम आगे चलेंगे तो हम इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी 3 परतें? ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, हम लोग अब नीचे चलते हैं और अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। हमारा अगला पॉइंट है, आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, परंतु यह तीनों मिलकर कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती हैं। यानी कि जो भी हम 3 पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये जो परत है इनका जो कार्य है वो थोड़ा भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग कार्य करते हैं ये लोग, परंतु ये जो तीनों जब मिलते हैं तो ये क्या करेंगे, कोशिका की संरचना प्रदान करेंगे। जो कोशिका होती है उसको क्या, सुरक्षा प्रदान करेंगे ये तीनों मिलकर। ठीक है, वरना इनके जो कार्य होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में संरचना एवं मोटाई में भिन्न होता है। कुछ में यह ढीली आक्षद होती है जिसे अवपंक परत या फिर स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, तथा दूसरे में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जिसे संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। तो जो हमारा पहला है इसमें क्या बता रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में संरचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। ठीक है, इनकी जो ग्लाइकोकैलिक्स होगी वो जो अलग अलग तरह के जीवाणु होंगे उनकी संरचना भी अलग होगी। ऐसा नहीं कि मतलब एक जीवाणु जैसी पाई जा रही है वो वैसी ही सभी जीवाणुओं में पाई जा रही हो, ऐसा नहीं होगा। जो विभिन्न जीवाणुओं में अलग अलग पाई जाएगी सब में। ठीक है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है और जब जो उसकी संरचना होती है वो भी अलग अलग हुई और मोटाई भी भिन्न होती है। ठीक है, मोटाई भी अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ जीवाणु होंगे उसमें ये ढीली होती है, अगर जिस जीवाणु में ये ढीली होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है, या फिर अवपंक बोलते हैं। ओके, हिंदी में बोलेंगे तो अवपंक और इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जिसको नोट कर लें कहते हैं। तथा दूसरे में यह मोटी व कठोर आवरण के में हो सकती है। यानी कि अब जो दूसरी लेयर आ सकती है किसी दूसरे जीवाणु की, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैसी है, मोटी है और कठोर आवरण की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संपुटिका। यानी कि उसे हम कैप्सूल या संपुटिका कहते हैं। इससे बस हमें इतनी चीज़ समझनी है कि जो मोटी होती है, ठीक है, जिस जीवाणु की कोशिका भित्ति जिस जीवाणु की कोशिका भित्ति ढीली होगी, ठीक है, कैसी होगी, ढीली होगी, उसे हम अवपंक या फिर स्लाइम लेयर कहेंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर किसी की दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स होगा किसी और जीवाणु में, उसमें वो मोटी या कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जिसमें मतलब मोटी और कठोर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, संपुटिका या कैप्सूल। ठीक है, आई होप ये आपका ये वाला टॉपिक समाप्त हुआ होगा, अच्छे समझ में आया होगा आपको। अगला टॉपिक है हमारा, कोशिका भित्ति कोशिका के आकार कोशिका का आकार पर निर्धारित करती है। ठीक है, तथा यह जीवाणुओं को फटने तथा निपाटित होने से बचाती है। जो कोशिका भित्ति है,
ठीक है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है समझ लिए। पहले ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य हमने समझा, अब हम समझेंगे कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होगी उसका क्या कार्य होता है, कोशिका को आकार निर्धारित करती है, यानी कि जो कोशिका का आकार होगा वो किससे निर्धारित होता है, कौन निर्धारित करता है उसे, कोशिका भित्ति। ठीक है, तथा यह जीवाणुओं को फटने तथा निपाटित होने से बचाती है, यानी कि जीवाणु जो होते हैं उन्हें फटने से बचाती है, कौन, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हमारी सेकंड लेयर थी। सेकंड लेयर का ये कार्य होता है। ठीक है, जीवाणु को फटने से बचाती है तथा आकार निर्धारित करती है। अब हम लोग देखेंगे जीवद्रव्य झिल्ली। ठीक है, तो जीवद्रव्य झिल्ली जो होगी प्रकृति में वर्णनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। ठीक है, जो जीवद्रव्य झिल्ली होगी उसकी जो प्रकृति वो वर्णनात्मक होती है। जीवद्रव्य झिल्ली को जीवद्रव्य झिल्ली होती है उसे हम कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप की होगी, इसकी जो संरचना होगी उसकी प्रकृति वो वर्णनात्मक, यानी कि वर्णनात्मक का भी हम लोग क्या कैसी होती है, वर्णनात्मक होती है, यानी कि इसके बारे में जो इसकी प्रकृति होगी बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ा चढ़ा की होती है। ठीक है, इसको वर्णनात्मक हम लोग बोलेंगे। और इसके द्वारा जो कोशिका बाह्य होती है, मतलब इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क में बनाए रखने में सक्षम होती है। जो जीवद्रव्य झिल्ली होती है इसी के कारण जो कोशिका होती है वो बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। ठीक है, क्या बनाए रखती है, संपर्क, किसके द्वारा, जीवद्रव्य झिल्ली के द्वारा ही। ठीक है, फिर क्या, संरचना के अनुसार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के समान होती है। ठीक है, तो संरचना के अनुसार अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका झिल्ली समान होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के समान होती है। ठीक है, अगला है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर या फैलकर मीजोसोम बनाती है। ठीक है, हमने मीजोसोम वर्ड तो बहुत सुना होगा हमने। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, जब जो कोशिका झिल्ली होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका की वही अंदर की ओर जब मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, अंदर की ओर मुड़ जाती है या फिर फैल जाती है। एक काम हो गया तो मुड़ेगी या फिर फैल जाती है। ठीक है, तो वही जो संरचना बनती है उससे हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम बनाती है। ठीक है, यानी कि जब हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीसोसोम बोलेंगे। ठीक है, यह फैलाव पुटिका नलिका पटलिका के रूप में होती है। ठीक है, ये जो इसकी फैलाव पुटिका नलिका पटलिका के रूप में होती है। ठीक है, अब लोग अगला देखेंगे, मीसोसोम क्या है। मीसोसोम कोशिका भित्ति के निर्माण में डीएनए प्रतिकृति व इसके संतित कोशिका में वितरण, श्वसन, स्रावी प्रक्रियाएं, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्र तथा एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करती है। ठीक है, जो मीसोसोम की जो कोशिका भित्ति है, मीसोसोम कोशिका भित्ति के निर्माण में डीएनए, जो डीएनए हमारा क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए की प्रतिकृति व इसके संतित कोशिका में वितरण। ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे काम रहेंगे मीसोसोम के। और इसमें क्या है, स्रावी प्रक्रियाएं करता है ये, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्र तथा एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है, कौन, मीसोसोम। ठीक है, मीसोसोम की जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब मीसोसोम कोशिका भित्ति के निर्माण में डीएनए प्रतिकृति भी करेगा, इसके संतित कोशिका में वितरण में भी सहायता करेगा, श्वसन में भी सहायता करेगा, स्रावी प्रक्रियाएं में भी सहायता करेगा, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने में भी सहायता करेगा, मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ाने में भी सहायता करेगा। ठीक है, और एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करती है। ठीक है, कौन, मीसोसोम। मीसोसोम किससे मिलकर बनी होगी, जब हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर की ओर जब मुड़ जाएगी तो किसका निर्माण होता है, मीसोसोम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब है कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नीले हरे जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इनमें वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, हम लोग को वर्णक लवक तो पता ही है। ठीक है, और हमने इसमें क्या है, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं, जैसे कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगी, जैसे कि नीले हरे जीवाणु का मैंने एग्जाम्पल लिया है इसका, नीले हरे जीवाणु का, तो जो इनका कोशिका द्रव्य में जो झिल्ली में विस्तार होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में जो झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णकी लवक कहते हैं। इनमें वर्णक भी पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करेंगे, सहायता करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे, ठीक है, आगे क्या है, जीवाणु कोशिका चलायमान अथवा अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान है
तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पत्ती संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें कशाभिका कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणु कोशिकाएं होंगी वो चलायमान में यानी कि वो चल सकती हैं तथा अथवा अचलायमान यानी कि वो नहीं चल सकती हैं यानी कि स्थिर है। अचलायमान का मीन क्या हुआ, जो चल ना सके। ठीक है, ठीक है, तो यदि वह चलायमान है, अगर वो मतलब चल रही है, तो उनमें जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जैसी जो पत्ती संरचना मिलती है जिसे हम क्या कहेंगे, कशाभिका कहेंगे, अगर वह चलायमान है तो। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। जीवाणु में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। ठीक है, अब जीवाणुओं में कशाभिका की जो संख्या होगी उसका जो विन्यास का क्रम होता है वो भिन्न होता है। आगे चल के अभी हम लोग कशाभिका के बारे में भी पढ़ेंगे तो वे समझ में आएगा कशाभिका होता क्या है। ठीक है, भिन्न होता है तथा कशाभिका के 3 भाग होते हैं। जो कशाभिका होगी वो उसके कितने भाग हैं, उसके 3 भाग हैं, जिसमें से पहला है तंतु, दूसरा अंकुश, तीसरा है आधारीय शरीर। ठीक है, फिर और क्या है इसमें, तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मली क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाता है कि जो कशाभिका का सबसे बड़ा भाग है वो क्या है, तो हम लोग बताएंगे वहाँ पर तंतु कशाभिका का जो तंतु होगा वो कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तथा यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला जाता है, यानी कि जो तंतु है वो कोशिका सतह से बाहर की ओर फैलता है। ठीक है, अगला है जीवाणु की सतह पर पाए जाने वाली, जो जीवाणु की सतह है उस पर पाए जाने वाले जो रोम है वो झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। ठीक है, दोबारा पढ़ेंगे। जीवाणुओं की सतह पर पाए जाने वाली रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती है। ठीक है, जो जीवाणु की सतह होती है उन पर रोम पाए जाते हैं, रोम या झालर। ठीक है, वो इनकी जो गति करते हैं ये उसमें सहायक नहीं होती है। ठीक है, उनकी गति में सहायता कौन कौन नहीं करता है, रोम और झालर, ये इनकी गति में सहायक नहीं होती है। ठीक है, यह जीवाणुओं को पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकाने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, इनका काम क्या रहेगा, रोम का और इन सब का काम रहेगा यह जीवाणुओं को पानी की धारा, यानी कि जब जीवाणु पानी की धारा में चल रहे हैं तो उन्हें पाई जाने वाली चट्टानों, जैसे जो चट्टानें पाई जाती हैं पानी में, या फिर पोषक ऊतकों से चिपकाने में सहायता करते हैं। कौन, रोम व झालर। ठीक है, अगले है रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, रोम जो होती है वो कैसी संरचना होगी, वो लंबी नलिकाकार, ठीक है, संरचना होती है तथा झालर लघुशूक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। यानी कि जो झालर होगी वो कैसी होती है, वो छोटी होती है और वो जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित रहती है। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे अपना टॉपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज से बहुत से समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती, फिर मिलेंगे हम लोग अगले बायो के कोई इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय माता दी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या क्या समझ में आया।